नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि दिल्ली मरकज में हुए कार्यक्रम में बताया जा रहा था कि तबलीगी जमातियों के साथ कई रोहिंग्या भी शामिल हुए थे। जमातियों की तरह ये रोहिंग्या भी वहां पर मौजूद थे और ऐसी जानकारी सामने आई है। तो क्या तबलीगियों और रोहिंग्याओं का आपस में कोई कनेक्शन है? ऐसे में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की जांच की जाए। रोहिंग्या मुस्लिम और उनके परिचितों का भी कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि इसके संबंध में जरूरी कदम भी उठाए जाएं और इस पत्र में लिखा गया है कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात के इज्तिमा और अन्य धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया था और ऐसे में इसकी आशंका है कि वे भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। रोहिंग्या कैंप हैदराबाद में भी है। तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने तबलीगी जमात के जलसे में हरियाणा के मेवात में भी हिस्सा लिया था और यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। रोहिंग्या समुदाय से जुड़े लोग श्रम विहार और शाहीन बाग भी गए थे। दिल्ली पुलिस ने जमात के मौलाना मोहम्मद साद समेत कई लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है और जमात में शामिल करीब 1900 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया था और कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पुलिस ने मरकज से करीब 2300 से अधिक लोगों को बाहर निकाला था, जिनमें 500 से भी अधिक विदेशी थे और उनमें कई रोहिंग्या शामिल थे जो अब मरकज से गायब हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि कोरोना महामारी से जूझते भारत देश में जो सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ था वो निजामुद्दीन के दिल्ली में, माफ कीजिएगा, निजामुद्दीन में जो मरकज का कार्यक्रम हुआ था तबलीगी जमात का, उसके बाद में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोरोना विस्फोट हुआ था और उसी के बाद से लगातार अब मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि उस समय तक ऐसी जानकारी नहीं थी कि वहां पर रोहिंग्या मुसलमान भी थे, लेकिन अब इस जानकारी की पुष्टि हो चुकी है कि तबलीगी जमात के इस कार्यक्रम में कुछ रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल थे और वो लोग भी एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ मूव करे हैं और अब उनकी भी तलाश की जा रही है, क्योंकि इस आशंका से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार से तबलीगी जमात के इस कार्यक्रम में शामिल लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उन रोहिंग्या मुसलमानों में भी जरूर कोरोना संक्रमण पाया जा सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब पूरी सरकारी मशीनरी, भले ही केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकारों की, अब उनको भी चिन्हित करने में लग चुकी है, क्योंकि यह भी एक बड़ा आंकड़ा हो सकता है। तो वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, अभी तक तो सिर्फ तबलीगी जमात का ही एक कारण बताया जा रहा था कि कोरोना को फैलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब उनमें एक नाम और जुड़ गया है, रोहिंग्या मुसलमानों का। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, तबलीगी जमात आपस में जुड़े हैं और इस बात की पूरी पुख्ता जानकारी अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है पुलिस को, उसके सामने आ रही है और इसी के बाद ये पूरा फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि रोहिंग्या मुसलमानों का जुड़ाव हमेशा से ऐसे लोगों के साथ रहा है जो अलगाववाद की बात करते हैं या जो रहते हैं। रोहिंग्या मुसलमान अगर कहा जाए कि ये बाहर से आए हुए हैं, ये म्यांमार से आए हुए हैं और इनकी जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके पास ना राशन कार्ड आपको मिलेगा और ये सड़क पर घूमते हुए घुमंतु जाति की तरह ये घूमते हैं और ये बाहर से आए हुए हैं और इसलिए इनकी जांच काफी जरूरी है, क्योंकि इनका कोई डाटा
सरकार के पास नहीं है कि आखिर ये कितनी संख्या में है, कितने लोग हैं और कितने परिवार हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए गृह विभाग को ने पूरी चिंता जाहिर करते हुए लोगों को, जो अधिकारी हैं, उनको पत्र लिखा है कि इनकी जांच की जाए। और ये सब भी मरकज से जुड़े हुए थे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट, जो LIU और तमाम जांचें थी उसके बाद ये निकल कर सामने आई हैं। तो अब इनकी जांच की जाएगी, इनको ढूंढा जाएगा, लेकिन अब काफी मुश्किल है क्योंकि इस समय लॉकडाउन है और सभी कहीं ना कहीं छुप कर बैठे हुए हैं। बिल्कुल नीरज जी, यही शायद एक सबसे बड़ा संकट है तमाम राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार की पूरे प्रशासन के लिए, कि अभी लॉकडाउन की इस स्थिति में कौन कहां पर छुपा हुआ है। ये एक बहुत भारी मुसीबत सबके सामने है और अब इसी का इलाज ढूंढना है। हमारी जितनी भी गुप्तचर एजेंसियां हैं वो सभी इस काम में लग चुकी है, सरकारी मशीनरी पूरी इस काम में लग चुकी है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ तबलीगी जमातियों की वजह से कोरोना विस्फोट हुआ था। और अगर इन रोहिंग्या मुसलमानों को जो उस मरकज में शामिल हुए थे उन्हें जल्द ही नहीं ढूंढा गया तो एक और कोरोना विस्फोट के लिए क्या लगता है आपको कि हमें तैयार रहना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से इनकी संख्या है, इनकी संख्या मामूली नहीं है। इनकी संख्या अगर उत्तर प्रदेश में कही जाए तो इनकी लाखों में इनकी संख्या है। और आपको सड़कों पर ये तमाम जगह ये कूड़ा उठाते हैं, इस तरह के तमाम कार्य करते हुए रेलवे स्टेशन के आसपास मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी खास बात है कि इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का संबंध तबलीगी जमात से था और ये वहां पर इनका आना जाना था। जिस तरह से पूरी खबरें या पूरी इनपुट पुलिस को मिली हुई है, तो उस तरह से माना जाए कि काफी गंभीर मामला है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करना और खासकर चिन्हित करके पकड़ना इस समय सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती भी है और पुलिस के लिए सरदर्द भी है, क्योंकि एक तरफ तो लॉकडाउन का पालन कराना है पुलिस को, दूसरी तरफ तबलीगी जमात और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, ऐसे लोगों को पकड़ना, उनको चिन्हित करना, उनकी जांच करना, ये एक बहुत बड़ा सरदर्द पुलिस के लिए है। और काफी, अगर कहा जाए, काफी खर्चेलू तो ये पूरा प्रोसेस है, तब भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल नीरज जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर तमाम राज्य सरकारें बार बार अपने राज्य के लोगों से सहयोग मांग रही हैं, लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को ना लांघने के लिए कह रही हैं, पूरा चिकित्सा प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी, सब इसेंशियल सर्विसेज में होने के नाते अपने अपने तरीके से अपना सहयोग सरकार को दे रही हैं। ऐसी घड़ी में कई ऐसे दुखद समाचार भी आते हैं कि पुलिस कर्मियों के साथ, चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट की घटनाएं हैं और उसके बाद कई लोग छुपे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, कोरोना का टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में अब एक नया हमारे पास एक वजह आ गई है जिससे कोरोना संक्रमण और फैल सकता है। नीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शेखर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे विशेष संवाददाता हैं। शेखर जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जो एक और नई समस्या यहाँ पर आ गई है लॉकडाउन की इस समय सीमा में, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, रोहिंग्या मुसलमानों की जहां तक बात है जी, ये म्यांमार से भगाए गए हैं। इन्होंने म्यांमार जो एक साउथ कंट्री है वहां पर काफी अत्याचार किया था वहां की जनता पर। तो म्यांमार इन्हें अपने देश का नागरिक नहीं मानता है और वहां से खदेड़े गए। उसके बाद ये दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में गए और भारत में भी इनकी घुसपैठ हुई। और ये घुसपैठ आज से नहीं हो रही है, बीते कई वर्षों से हो रही है। और स्थिति ये है कि हैदराबाद जैसे जो इलाके हैं जहां पर ओवैसी ने बाकायदा रोहिंग्या कॉलोनी तक बसा दी है, ये अपने आप में एक गंभीर खतरे का भी इशारा करता है। इसके अलावा 2014 के बाद से ये जम्मू के आउटर में जाकर के बसने का इनका सिलसिला शुरू हुआ। हर शहर के आउटर में अगर आप देखेंगे तो रोहिंग्याओं की बस्ती आपको मिलेगी। ये अपनी तरह का एक खतरनाक तरीका था। झोपड़पट्टी डाल करके इन्होंने शहर में घेरा डाल दिया और आउटर की तरफ ये रहते हैं। ये किसी भी शहर में हो सकते हैं। अगर आउटर पर आप इस तरीके की आबादी देखते हैं, तफ्तीश की जाएगी तो ज्यादातर उसमें रोहिंग्या ही निकलेंगे। तो ये कहां पर है, इस बात को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है ट्रेस करने में कि रोहिंग्या कहां है। अब सवाल ये है कि जो जमात में शामिल हुए थे और वहां से वापस अलग अलग जगहों पर जाकर के फैल गए हैं, मस्जिद इनका ठिकाना हो जाती है, मदरसे इनके ठिकाने हो जाते हैं, उन लोगों को ट्रैक करना एक बड़ी चुनौती का काम है, क्योंकि इनका हिंदुस्तान में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। ये घुसपैठी हैं, ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। तो ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर है। और खासतौर से इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस, इन सब का अब यहाँ पर काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनकी चुनौतियां बढ़ गई हैं कि किस तरीके से उन लोगों को ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे। दूसरा, रोहिंग्या मुसलमान ही वो मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में बीते कई मौकों पर उत्पात भी मचाया है, चाहे वो मुंबई का आजाद मैदान हो, सीए का धरना प्रदर्शन हो,
जब 2 अप्रैल 2017 या 10 अप्रैल 2017 में, डेट में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, जब ये दलित आंदोलन के साथ में कूद गए थे, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई थी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, इन सब जगहों पर जो भी दलितों के साथ में मुसलमान दिखाई दे रहे थे वो ज्यादातर रोहिंग्या ही थे। और रोहिंग्या मुसलमान ही वो हैं, उमंग, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि ज्यादातर जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं, ज्यादातर जो उत्पात मचाने की प्रक्रिया होती है, उसमें ये शामिल होते हैं। वजह क्या है कि इनको आप 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जिस तरीके से जो भी इनका ठेकेदार बने, हाँ, पूरी हायरार्की मेंटेन करते हुए कि अब सुपरवाइजर है तो उसको 500 रुपए दिहाड़ी दे दी, जो उसने अपने नीचे टीम वालों को बुलाया उनको 200-200 रुपए दे दिए, उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले उनको 100-100 रुपए दे दिए। तो आप इस तरीके से, मतलब अमाउंट कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरीके से ये इनकी पूरे सिस्टम चलता है। तो ये वास्तव में हिंदुस्तान में आबादी भी इनके आने की वजह से बढ़ी है। ये लोग वही हैं जो छीना झपटी करते हैं, ये लोग वही हैं जो अराजकता फैलाते हैं, और ये लोग वही हैं जो कोरोना भी फैलाएंगे। तो हिंदुस्तान की सरकार के सामने, राज्य सरकारों के सामने ये जरूरी है कि वो इन रोहिंग्या मुसलमानों की बस्तियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं। सवाल यह है कि जो कोरोना इन्फेक्टेड हैं या जो जमात में शामिल हुए, उनको किस तरीके से ट्रैक किया। तो जाहिर सी बात है कि अगर हिंदुस्तान के हर शहर से इनकी बस्तियों को उखाड़ करके इनको भगाया जाना लगेगा, तो फिर अपने आप इस समस्या का हल हो सकता है। और मैं आपसे फिर ये बात कह रहा हूं कि इनको इस देश से खदेड़ना ही एकमात्र उपाय है। इसमें कोई एनपीआर नहीं है, पॉपुलेशन रजिस्टर नहीं है, इसमें कोई सीए नहीं है, ये हिंदुस्तान के नागरिक कभी थे ही नहीं। इन्होंने घुसपैठ करी है और हिंदुस्तान में आए हैं, हिंदुस्तान ने इनको आज तक शरण भी नहीं दी है। बिल्कुल शेखर जी, आपने सही कहा, हिंदुस्तान ने इनको शरण नहीं दी है। और रही बात जब सीएए के खिलाफ जो आंदोलन पूरे देश भर में चला था, उस समय कई लोग वहां पर बैठे थे, इस सीएए, एनसीआर, एनपीआर के विरोध के अंदर कई लोग वहां पर बैठे थे। तो क्या अब आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जो लोग, इनके अलावा जो लोग वहां पर बैठे थे, जो इनके समर्थन के साथ एक बड़ा समूह बनाकर वहां बैठे थे, अब उन लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि खुद आप देखिए कि ये लोग आखिर में करना क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर ये लोग इस संकट काल में सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं, और जिन लोगों के साथ में उस आंदोलन में, और जो भी आपने आंदोलनों के नाम गिनाए, जो भी घटनाएं आपने गिनाई है, हर जगह इनका हाथ पाया गया है, तो क्या अब उस जनसंख्या को भी अब ये चीज देख लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए कि आखिर में आपके साथ में कौन खड़ा है? देखिए उमंग, ऐसा है कि जब कौम की बात आती है तो मेरा अपना मानना ये है, मैं इस बात को अपने उससे कह रहा हूं कि इस कौम को समझाना एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। आप ये देखिए कि हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति थे, संवैधानिक पद पर बैठे थे, लेकिन जब झंडारोहण होता था, जब देश राष्ट्रगान होता था, उस समय पर भी उस झंडे को सैल्यूट करने में उन्हें दिक्कत होती थी। राष्ट्रगान के समय खड़े होने पर भी उनको कई बार, मतलब अलग अलग तरीके के विवाद उनके सामने आते रहे। अब्दुल हमीद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये दो ही इस तरीके के लोग हुए हैं। हम उनका उदाहरण इसलिए बार बार लोगों के सामने रखते हैं ताकि ये लोग समझें कि दरअसल हिंदुस्तान का मुसलमान किस तरीके से बिहेव करता है। हिंदुस्तान के इतिहास, जो लोग इतिहास के लेक्चरार हैं या पढ़ते हैं, आप उनसे जब बात करेंगे तो वो ये बताएंगे कि हिंदुस्तान में करीब 1000 साल तक, 800 साल तक मुगलों ने अपना अत्याचार, अनाचार जारी रखा। 1400 साल पुराना ये पूरा धर्म है, उसमें से 700-800 साल हिंदुस्तान में इन्होंने न सिर्फ निकाले हैं बल्कि क्रैश करने की कोशिश की है। 700 साल के संघर्ष के बाद, 800 साल के संघर्ष के बाद 1947 में एक स्थिति ऐसी बनती है जब ताजा, मतलब ये जो मौजूदा जनरेशन है, इसके सामने एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। हिंदुस्तान की जो सीमाएं थी वो कंधार तक जाती थी, रामल्ला की पहाड़ियां, रामल्ला हेडक्वार्टर हुआ करता था यासिर अराफात का, तोरा बोरा की जो पहाड़ियां हैं, उन हिंदुकुश की पहाड़ियां उनको दरअसल कहते रहे हैं इतिहास में। हिंदुकुश की पहाड़ियों के नाम से अफगानिस्तान की वो पहाड़ियां जानी जाती हैं। तो ये हिंदुस्तान की सीमाओं का विस्तार था। टूटते 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 आज का हिंदुस्तान बचा है। अब ये जिस तरीके की घुसपैठ करते हैं, जिस तरीके की मानसिकता है, उसमें आप ये समझ लीजिए कि चाहे वो शाहीन बाग में बैठे हुए लोग हों या लखनऊ के घंटाघर पे बैठे हुए लोग हों, ये जब कौम की बात आएगी तो सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। इनकी जो जहनी मानसिकता है उसको बदलना बहुत मुश्किल है। और कारण उसका क्या है कि तबलीगी जमात जैसी संस्था पिछले 100 साल से हिंदुस्तान में
मुसलमानों को पक्का मुसलमान, मतलब जिन चीजों की स्थितियां हिंदुस्तान में कट्टरवाद की तरफ बढ़ती हैं, उसको लेकर के ये मुसलमानों के बीच में अपनी प्रचार प्रसार वगैरह वगैरह करते आए। जी। बाहर देशों से इन्होंने अपने जमातियों को बुलाया, अपने लोगों को बुलाया, करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, 7 के ऊपर ईडी ने मुकदमा दायर कर दिया है, आपको पता है। तो ये बड़ा मुश्किल है उमंग कि किसी तरीके से आप ये सोचे कि रोहिंग्याओं से मुसलमान छिटक जाएंगे। मुसलमानों में इतनी धाराएं हैं, शिया सुन्नी में कभी नहीं बनती है, लेकिन जैसे ही मामला हिंदू मुसलमान का होता है या हिंदुस्तान के ऊपर कोई आपत्ति अनापत्ति की स्थिति बनती है, तो हमने ये पाया है कई मौकों पर कि स्थितियां विस्फोटक हो जाती हैं घर के अंदर भी। तो शिया सुन्नी आपस में भले लड़ते रहे, लेकिन जैसे ही बात इससे आगे बढ़ेगी वो एक हो जाएंगे। रोहिंग्याओं को भी ये अपनी कौम का मानते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि बाकायदा एक षड्यंत्र के तहत, चूंकि वैसे नहीं तोड़ पा रहे थे, तो केवल अब चिकन नेक जो है वो असम के सिलचर में नहीं रह गई। हर शहर में, हर मोहल्ले में आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जैसे जो एग्जिट पॉइंट हैं उन जगहों पर मस्जिद भी नजर आएगी, उन जगहों पर आपको मदरसे नजर आएंगे, और बाकायदा आपको तब ये समझ में आएगा कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हिंदू आबादी को ब्लॉक किया गया है, और ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। बीते कई वर्षों में किया गया है, बीते 100 सालों में किया गया है। ये बात भी सही है कि पिछले 20-25 साल में 90 के बाद जब ढांचा गिरा है, उसके बाद से इस चीज में तेजी आई है। तो ये हमें समझना होगा कि देश में किस तरीके के षड्यंत्र हो रहे हैं। अब 5-6 साल पुराने अगर ये मोदी सरकार है, मोदी योगी से एक स्वाभाविक चिढ़ सी इनको दिखाई देती है। स्वाभाविक चिढ़ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर मन में कोई ग्रंथि पाल लेंगे, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर आप सरकार के अच्छे से अच्छे काम को भी कभी अपना नहीं पाएंगे। आप उसके प्रति मन में द्रोह ही रखेंगे, चाहे आपके हित की बात कही जा रही है। उसी वजह से उसी का नतीजा है कि आज जब क्वारंटाइन किया गया, कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव पकड़ा गया जमातियों को, तो वो कोई जरूरी नहीं वो रोहिंग्या नहीं थे, लेकिन उनका जो आचरण व्यवहार है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है, वो कहीं ज्यादा षड्यंत्रकारी है। इस बात को भी हिंदुस्तान के आम आवाम को ध्यान रखना होगा, बहुसंख्यक आबादी को ध्यान रखना होगा, और अल्पसंख्यक आबादी वो जो मुस्लिम आबादी छोड़ कर है उसको ध्यान रखना होगा। आप देखिए हिंदुस्तान में कभी भी ईसाइयों की तरफ से उस तरीके की समस्या नहीं आई। इसी तरीके से सिख कौम जो है वो भी अल्पसंख्यक है, जैन भी अल्पसंख्यक है, पारसी भी अल्पसंख्यक है, लेकिन पारसियों में एक रतन टाटा दिखाई देते हैं। कहीं आप लाल कृष्ण आडवाणी जो सिंधी समाज से आते हैं, एक अल्पसंख्यक कौम है हिंदुस्तान की, जहां से अब तक वो चुनाव लड़ते रहे हैं गांधीनगर से, वहां पर सिंधियों की संख्या गिनी चुनी है, एक मोहल्ला भी उनका नहीं है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी वहां तक चुन करके और लगातार आते रहे। अब की बार अमित शाह वहां से चुन करके आए। तो ये हिंदुस्तान की एक वर्सटैलिटी जो कहते हैं ना, अनेकता में एकता, वो ये है। और जो दूसरी तरफ है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि षड्यंत्र है। बिल्कुल शेखर, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक षड्यंत्र की बू तो जरूर आती है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हिंदुस्तान में मौजूद हैं, इसी कौम के मौजूद हैं, जो भले ही किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो वो देश की हर उस सरकार के साथ में खड़े होते हो। अगर हम मौलाना आज़ाद साहब की बात करें या आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया, उनकी बात करें, कई लोग आज भी ऐसे हैं। लेकिन इन्हीं के होते हुए जो अन्य लोग हैं, नीरज आपसे मेरा ये सवाल है कि जो अन्य जो लोग हैं जो इस तरीके की हरकतों में शामिल हैं, जो भी उदाहरण शेखर जी ने दिए हैं, उन सभी हरकतों में जो शामिल हैं, क्या आपको लगता है कि अब उनको इन लोगों का और इन जैसे लोगों की मानसिकता का साथ छोड़ देना चाहिए? जी देखिए, जिस तरह से एक लकड़ी होती है और दीमक होता है, लकड़ी तभी खराब होती है जो उसमें दीमक बहुत ज्यादा लग जाता है, लेकिन लकड़ी कौन उपलब्ध करा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आखिर रोहिंग्या मुसलमानों ने अपने पैर इस तरह कैसे जमाए कि आज वो हर जिले में, हर प्रदेश में और पूरे देश में फैले हुए हैं। यानी कि इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक शरण
इनको दी गई, तभी इनको इतना फैलने का मौका मिला। और आज ये काफी मजबूत स्थिति में है कि अब पुलिस को इनको ढूंढना पड़ रहा है कि ये तबलीगी जमात और इस तरह की जो बातें निकल के आई, अगर कोरोना जैसा वायरस ना आया होता तो तब तो पता ही नहीं चलता कि तबलीगी जमात और रोहिंग्या मुसलमान का क्या रिलेशन है या किस तरह से ये अपना हिडन एजेंडा अगर कहा जाए चला रहे हैं। तो जो भी पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी तमाम जगहों पर हुई है तो निश्चित तौर पर एक ये हिडन एजेंडे के तहत हुई जी है। बिल्कुल। नीरज माफ कीजिएगा, आपको बीच में मैं रोक रहा हूँ। हमारे साथ उत्तराखंड से वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी भी जुड़ चुके हैं। महावीर जी, ये सारा कन्वर्सेशन आपने सुना है, जैसे शेखर जी ने भी कहा और अभी नीरज भी बता रहे थे, तबलीगी जमात के लोगों से तो हिंदुस्तान के वो लोग जो इस पूरे लॉकडाउन के इस काल में सरकार का, राज्य सरकारों का सहयोग कर रहे हैं, वो अभी तक वो परेशान चल रहे थे क्योंकि वो खुद अपने घरों में मौजूद हैं। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं सरकार का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो तबलीगी जमात के लोग हैं, इन्होंने जिस तरीके का कोरोना विस्फोट कराया, ये तो एक बड़ा संकट था ही, इनको तो अभी चिन्हित कर ही रहते। अब एक और नया मामला निकल के आ गया रोहिंग्या मुसलमानों का। क्या कुछ कहेंगे महावीर इस पर? बिल्कुल जाहिर सी बात है उमंग की मौजूदा परिस्थिति में जिस तरह की आंकड़े कोरोना को लेकर हैं, उसमें कहीं ना कहीं कहें, अगर मैं पर्टिकुलर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में 40 इस समय पॉजिटिव मरीज हैं कोरोना के, और इसमें से 30 मरीज जो हैं वो जमात से जुड़े हुए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक बहुत छोटा स्टेट है और शांत प्रिय स्टेट है। तो यहाँ पर अगर जमात की वजह से इतने आंकड़े हैं और जमात के लोगों का इतना ज्यादा हम ये कहें कि उसमें है कि वो कोरोना के पॉजिटिव हैं, तो ये पूरे देश की स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। और अगर अब जब जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि रोहिंग्या मुसलमानों की, तो अगर ये इस तरह की स्थिति सामने आती है तो कहीं ना कहीं वाकई बहुत बड़ा विस्फोटक स्थिति देश के सामने होगी और चिंता की बात होगी ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की स्थिति में जिस तरह की स्थिति भारत झेल रहा है, उसके बाद इस तरह के मामले सामने आना और इस तरह की चीजें सामने आना, वो कहीं ना कहीं स्थिति को और ज्यादा विकट बना देता है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत, क्योंकि हमने देखा कि तबलीगी जमात के मामले में भी लगातार इस तरह की बातें सामने आती रही कि जो धर्म गुरु हैं उनको आगे आना चाहिए। और ये एक सबसे बड़ा, क्योंकि मैं जिस तरह का अभी कन्वर्सेशन सुन रहा था उसमें एक ही चीज निकल कर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो खुद नहीं चाहते कि इस चीज को एक सकारात्मक तौर पर लिया जाए, और सकारात्मक तौर पर ना लेकर इसको कहीं ना कहीं नकारात्मक तौर पर लिया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि जब जमात से जुड़ा हुआ मामला सामने आया, और क्योंकि जमात ने जो स्थिति है आज इस तरह की स्थिति कोरोना के पेशेंटों के इस मामले में की है कि वो बहुत ज्यादा तादाद में बढ़े हैं कोरोना के पेशेंट, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जरूरत थी वो धर्मगुरुओं को आगे आने की थी। लेकिन कहीं ना कहीं हालांकि दबे जुबान से जरूर कई धर्मगुरुओं ने इस तरह की बात कही है कि सामने आना चाहिए, लेकिन अभी भी तकरीबन 2000 के आसपास जो लोग हैं वो छुपे हुए हैं एक तरह से। तो ये बड़ी स्थिति विकट है और पुलिस उनको ढूंढने में लगी हुई है। और अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भी खासा आंकड़ा है जो लोग सामने नहीं आए हैं। पुलिस ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी कर उत्तराखंड में उन लोगों को बाहर आने की, या उन लोगों से संबंधित जो दूसरे लोग हैं उनको अगर इस बारे में कुछ पता हो उनको सूचना देने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जो कह सकते हैं हम लोग लुभाव की फिलहाल जो रिजल्ट है वो कोई कारगर साबित नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तराखंड के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो। उमंग, कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा विकट होने वाली है आने वाले समय में अगर इस तरह की स्थिति है तो। जी बिल्कुल महावीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब अगर बहुत जल्द इस स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थिति और आने वाले समय में विकट हो सकती है। फिलहाल आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी तक तो सरकारें और पुलिस प्रशासन, चिकित्सीय सेवा प्रदान करने वाले लोग, जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक साइड की मुसीबत से ही जूझ रहे थे, और अब दूसरी साइड से एक और मुसीबत आ गई है जिससे अब जूझना शायद पड़ सकता है अगर जल्दी ही उस समस्या का जड़ के साथ उसका खात्मा नहीं किया गया तो। क्योंकि अब तबलीगी जमात के बाद में एक नया संकट खड़ा हो गया है रोहिंग्या मुसलमानों का, जो उस जलसे में शामिल हुए थे और देश के न जाने किन किन हिस्सों में जाकर वो छुप गए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। तो अब बहुत जल्द इनका पता लगाना होगा ताकि कोरोना का ये जो संकट काल इस समय चल रहा है ये और ना बढ़े। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।